ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन में जो कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसके अंदर एक सेकंड मेथड हमारे पास है काउंटिंग का। काउंटिंग इज इन अ सेंस समझें कि समथिंग जो कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी वैल्यूज आर देयर, राइट। अब देखें ये जो है ना टोटलिंग से बहुत डिफरेंट है। टोटलिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने ना वैल्यूज को ऐड अप करना होता है, मतलब वी आर जस्ट एडिंग अप द वैल्यूज। जैसे मिसाल के तौर पे प्राइसेस को ऐड अप कर रहे हैं, आप किसी मार्ट पे खड़े हुए हैं, यू जस्ट ब्रॉट द ग्रॉसरीज, और उसके सारी पैसों को आपने सम अप कर दिया, तो दैट्स टोटलिंग। या स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं मिसाल के तौर पे, उनको सम अप कर दिया, तो दैट्स टोटलिंग। यानी adding up all the values is called totaling, but just counting how many are the values is called the counting method। अब इसमें जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक क्लास की स्ट्रेंथ है 15, तो 15 स्टूडेंट्स हैं, तो 15 इज द काउंटिंग, सही है ना। और मिसाल अगर ग्रोसरीज की बात कर लें, तो प्रोडक्ट्स परचेज किए आपने, तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू जस्ट परचेज, तो दिस इज द काउंटिंग। तो काउंटिंग और टोटलिंग में कंफ्यूजन का शिकार मत होना। काउंटिंग इज समथिंग एल्स एंड टोटलिंग इज टोटली डिफरेंट। ओके, काउंटिंग के लिए हमने करना ये होता है बेटा, हम लोग क्या करते हैं कि काउंट का एक वेरिएबल ले लेते हैं, नेम इट एनी वेरिएबल, लाइक आपने मीनिंगफुल आइडेंटिफायर बनाना होता है। जो आपने वेरिएबल लेना है दैट शुड बी मीनिंगफुल। अब यहाँ पे इन्होंने एक प्रोग्राम बना के दिया है जिसके अंदर इन्होंने एक वेरिएबल लिया, दैट इज पास काउंट। ठीक है, इसकी डिक्लेरेशन वगैरह सारी चीजें ऊपर हुई होंगी जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, और इन्होंने इसको इनिशियलाइज करवाया है विद अ वैल्यू ऑफ 0। ऑलराइट, काउंटिंग के अंदर भी याद रखना, टोटलिंग के अंदर भी याद रखना, रूल बना लो अभी से कि टोटलिंग का मेथड के अंदर टोटल विल बी इनिशियलाइज विद 0, इसी तरह से काउंट विल बी इनिशियलाइज विद 0। ये जरूरी बात है। उसके बाद इन्होंने एक फॉर का लूप चलाया, काउंटर की रेंज रखी 1 टू क्लास साइज, और क्लास साइज इज द वेरिएबल दैट होल्ड्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वहां तक जो स्टूडेंट्स होंगे उतनी रेंज बन जाएगी फॉर के लूप की। उसके बाद इन्होंने इनपुट ले लिया स्टूडेंट मार्क के अंदर, और यहाँ पे देखो कि स्टूडेंट मार्क इज नॉट एन एरे। और उसकी इंडिकेशन हमने कहाँ से ली, क्योंकि एरे के अंदर मैंने कहा था कि आपको ये ब्रैकेट मिलेगा लाजमी नाम के आगे लिखा हुआ, जबकि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमें नाम के आगे लिखा हुआ ब्रैकेट नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स कि ये एरे नहीं है। अब इन्होंने जज किया कि भाई इनपुट आया, पहली आइट्रेशन चल रही है फॉर के लूप की, इनपुट लिया स्टूडेंट मार्क के अंदर, कंडीशन लगाई, इफ स्टूडेंट मार्क इज ग्रेटर देन 50, अगर स्टूडेंट के नंबर ग्रेटर देन 50 हो, इट डजेंट मैटर कि वो 51 हो, 78 हो, 85 हो, 90, 100, कुछ भी हो, अगर वो ग्रेटर देन 50 है तो ये देन वाले पार्ट पे चला जाएगा। ठीक है, देन वाले पार्ट पे चला जाएगा, और ये क्या करेगा, पास काउंट को एक नई वैल्यू देगा जो कि पास काउंट प्लस 1 है। तो पास काउंट की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 + 1 विल बी 1। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट काउंटर करेगा, अगली वैल्यू पे आएगा, और उसके बाद ये जज करेगा कि भाई दोबारा से इनपुट लेगा स्टूडेंट मार्क के अंदर। नाउ यूजर इनपुटेड मिसाल के तौर पे 65 एज द वैल्यू। इसको ये चेक करेगा यहाँ पे, तो कहेगा यस द कंडीशन इज ट्रू। अब जब कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद दोबारा देन पे आएगा, पास काउंट को एक नई वैल्यू अलॉट करेगा, नाउ विच विल बी 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। सिमिलर सिमिलर, फिर ये नेक्स्ट काउंटर करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, इनपुट लेगा, फिर चेक करेगा कंडीशन को। अच्छा, इस वाले प्रोग्राम को आपकी बुक में थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है कि इन्होंने ये जो काउंट इक्वल्स टू काउंट + 1 बाद में लिखा है ना लूप के, दिस इज रॉन्ग। क्यों? कि अगर मिसाल के तौर पे ये हम थोड़ी देर के लिए समझें कि इन्होंने काउंट एक वेरिएबल अलग इसलिए लिया है कि ये जस्ट जनरली काउंट कर रहे हैं कि कितने पास और फेल मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर तो इनका ये कॉन्सेप्ट है तो भी गलत है, क्योंकि अगर तो आपने टोटल काउंटिंग ऑफ द स्टूडेंट करनी है जिसमें पास और फेलियर स्टूडेंट एक साथ मिक्स काउंट करने हैं, तो वो भी लूप के अंदर ही होगी, लूप के बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि आइट्रेशंस चाहिए ना हमें, तो 1 टू क्लास साइज तक हमने जाना ही जाना है। उसका तरीका मैंने आपको कल ये बताया था कि आप एक काम करें, इस पूरी दो लाइनों को कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, आपने क्या करना है, देन के बाद एक एल्स का भी पार्ट बना लें। अब एल्स का पार्ट कैसे बनेगा वो देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स, कि अगर ये कंडीशन जो ऊपर दी हुई है
ये ट्रू के बजाय हमारे पास क्या हो जाए बेटा, फॉल्स हो जाए। तो देयर शुड बी समथिंग के जो डील करे फॉल्स होने के साथ, यानी अब स्टूडेंट मार्क जो इनपुट किए गए दैट आर एक्चुअली लेसर देन 50, तो फिर क्या होगा, फिर हम एल्स के पार्ट पे जाएंगे और एक और वेरिएबल लेंगे, जो वेरिएबल कहलाएगा हमारे पास, मिसाल के तौर पे मीनिंगफुल बनाने के लिए हम ले लेते हैं फेल काउंट, और उसको एक नई वैल्यू देंगे हम। वो क्या होगी बेटा, फेल काउंट +1। अब देखो क्या होगा, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट काउंटर, सही है, नेक्स्ट काउंटर इसके बाद करेंगे। और अब ये देखो, ये चीज बहुत ज्यादा मीनिंगफुल अब बन गई है कि सबसे पहले वो आपको जज करेगा, आपकी वैल्यू का इनपुट लेगा इस वाले पार्ट में, उसके बाद वो वैल्यू कंडीशन को जज करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो जाएगा देन वाले पार्ट पे, अगर कंडीशन फॉल्स होती है वो जाएगा एल्स वाले पार्ट पे। और जब ये सारी आइट्रेशंस पूरी हो जाएंगी, यानी 1 to क्लास साइज तक पूरी रेंज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी जो पास काउंट में होंगी, कुछ वैल्यूज होंगी जो फेल काउंट में होंगी, ठीक है। अब आपने इस काउंटर मतलब इस लूप को खत्म, टर्मिनेट होने के बाद क्या करना है वो देखो, एक और वेरिएबल ले लो जो होगा आपका, मिसाल के तौर पे टोटल काउंट, ठीक है। उसको एक नई वैल्यू दो जो कि बन जाएगी पास काउंट +फेल काउंट। अब इससे क्या होगा कि जनरली हम सारे स्टूडेंट्स को काउंट कर लेंगे कि भाई पास काउंट +फेल काउंट करो और टोटल काउंट को उसकी वैल्यू दे दो। तो अब अगर आपने मिसाल इसको शो भी करना है ना आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर कि हाउ मच स्टूडेंट्स पास, हाउ मच फेल एंड व्हाट आर द टोटल काउंटिंग, तो आपने बस क्या करना है, 3 दफा आउटपुट का फंक्शन ले लेना है, सही है। आपने यहाँ पे लेना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड आर, और यहाँ पे हमने पास काउंट की जो वैल्यू है बेटा वो कॉल करवा दी। सेकंड हमने आउटपुट का फंक्शन कॉल किया, हमने कहा नंबर ऑफ, सेम है बिल्कुल, हु फेल्ड आर, और यहाँ पे हमने फेल काउंट की वैल्यू को कॉल करवा दिया। एक और आउटपुट ले लो और इसके अंदर बोलो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, और यहाँ पे टोटल काउंट की वैल्यू को कॉल करवा दो। अब इस प्रोग्राम को अगर हम कलेक्टिवली देखें ना, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हाँ, अब काउंटिंग जो ये करना चाह रहे थे, पास फेल टोटल काउंट, वो अब पूरी तरह से हो रही हैं। मुझे बताओ, यहां तक कोई सवाल है आप लोगों का? जी बेटा। नादिया, ईशाल, आयशा, दाइम, कोई सवाल है आप लोगों का? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम अपने नेक्स्ट उस पे जा सकते हैं ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या है। अच्छा हाँ ठीक है, इससे पहले थोड़ी सी एक ये चीज भी सुन लो कि बेटा देयर इज अ थिंग दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव काउंटिंग, ठीक है। नेगेटिव काउंटिंग भी होती है। अच्छा जाहिर, मुझे बताइएगा कि कल की जो क्लास आपने ली थी वो पूरी क्लास ली थी, एक 40 मिनट्स की? ना ना सर, पूरी नहीं थी ली। कितने मिनट्स की ली थी? सर ये जहाँ तक आपने टोटलिंग करवाई थी ना, वहां तक ले ली थी। वो अंदाजन कितने मिनट्स हुए होंगे? उसमें सर जी 25 इतने ही कुछ होने हैं। ओ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीजें मैं कल की पहली क्लास में शायद करवा चुका हूँ, लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज भी थोड़ी सी नई होगी, तो इट्स ओके, वी कैन गो ऑन विद इट। तो अब जो क्लास अपलोड होगी ना, तो इसका मतलब है कि 2 क्लासेस में काउंटिंग का टॉपिक आएगा, सही है, 2 क्लासेस में आएगा। तो खैर इसको देख लीजिएगा, अपने हिसाब से स्किप कर लीजिएगा। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि ना देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड अ नेगेटिव काउंटिंग। नेगेटिव काउंटिंग भी होती है। अब वो कैसे होती है भाई? वो ऐसे होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को चीजें डिडक्ट करनी होती हैं। जब हम चीजों को डिडक्शन पे लेके जाते हैं ना, दैट इज द नेगेटिव काउंटिंग। मिसाल के तौर पे
एक तो काउंटिंग हो रही है कि भाई कितने बच्चे पास हो गए, ऐड हो रही है, वैल्यूज ऐड हो रही है, कितने बच्चे फेल हो गए, वैल्यूज ऐड हो रही है, कितने बच्चे टोटल क्लास के हैं, वैल्यूज ऐड हो रही है, कितने मार्क्स हैं, वैल्यूज ऐड हो रही है। बट यहाँ पे देखो, नंबर इन स्टॉक, इफ यू आर हैविंग अ शॉप मिसाल के तौर पे, और आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अब जितने कस्टमर्स एक एक करके प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे, मुझे बताओ प्रोडक्ट्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? बताओ। तो स्टैक सर। सब्ट्रैक्ट होंगे ना, तो इसका मतलब है देयर इज अ नेगेटिव काउंटिंग एज वेल, कि जितने प्रोडक्ट्स परचेज किए जा रहे हैं उतनी डिडक्शन हो रही है। और ये किसी भी चीज में हो सकता है, यानी ये सिर्फ प्रोडक्ट की सेलिंग में नहीं हो सकता, ये और भी कई चीजों में हो सकता है कि यू आर सेलिंग अ बुक, यू आर सेलिंग समथिंग, या कोई भी चीज है कि जिसकी वैल्यू हर आइट्रेशन में कम हो रही है, तो भाई देयर इज अ नेगेटिव काउंटिंग। उसके लिए करना ये होगा कि जैसे हमने पास काउंट इक्वल्स टू पास काउंट प्लस वन किया था ना, इसी तरह इन्होंने नंबर इन स्टॉक इक्वल्स टू नंबर इन स्टॉक नेगेटिव वन कर दिया, कि जितनी दफा वो चीज हो रही होगी उतनी दफा एक नेगेटिव काउंट के साथ चल रहा होगा। उसके बाद इन्होंने कोई कंडीशन बनाई हुई है कि भाई इफ नंबर स्टॉक इज लेस देन 20 देन कॉल रीऑर्डर। यानी इस प्रोग्राम को हम डिस्कस नहीं कर रहे, द थिंग इज दैट कि नेगेटिव काउंटिंग भी होती है, बट नॉर्मली हम लोग जो करते हैं काउंटिंग वो पॉजिटिव काउंटिंग। ठीक है, ओके। अब आते हैं मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज पे। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी वजह ये है कि ये आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है अक्सर औकात, और इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी करता है कभी कभी कि नेस्टेड लूप्स के अंदर दो दो तीन तीन दफा ये टॉपिक इकट्ठा जा रहा होगा। और अभी इसकी एक एग्जांपल लेंगे ना, टेक्स्ट बुक में दी हुई है, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक सिनेरियो दिया हुआ है, पहले टॉपिक को देखते हैं। देखो भाई 7.4.3 हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम एवरेज है, ऑल राइट। और इसके अंदर हम लोगों ने सीन ये करना है कि आप समझ ही गए होंगे कि यू हैव अ डेटा सेट ऑफ वैल्यूज, और उन वैल्यूज में से हमें मैक्सिमम वैल्यू, हमें मिनिमम वैल्यू, और हमें एवरेज वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो तो मैक्सिमम मिनिमम एवरेज में हम लोगों ने करना क्या होता है, देखो सबसे पहले होगा ये कि मीनिंगफुल वेरिएबल लेने के लिए हमने, मिसाल के तौर पे अगर हम मार्क्स को डील कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये अक्सर एग्जांपल्स में मार्क्स को डील कर रहे हैं, तो यू हैव द मैक्सिमम मार्क। सही है। अब मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम रेट हो सकता है, मैक्सिमम पीआर हो सकती है, मैक्सिमम कोई और चीज, कोई वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क है। एक हमने वेरिएबल लेना है मिनिमम मार्क के लिए, ये दो लेने हैं हमें, सही है। मैक्सिमम मिनिमम एवरेज के लिए तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा। अब पहले तो आप लोग इस टॉपिक की एग्जांपल को जरा देखें और मुझे ये बताएं कि जो इन्होंने डिक्लेयर किया होगा ऊपर मैक्सिमम मिनिमम मार्क, लेकिन जो इनिशियलाइज किया है विद अ वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मार्क इज 0, मिनिमम मार्क इज 100, तो क्या आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ये वैल्यूज अलॉट हुई भी सही लग रही हैं या नहीं लग रही? हाँ बच्चों बताओ। नहीं सर। जायम आपको क्या लग रहा है कि होना क्या चाहिए? सर ये मिनिमम में जैसे अभी उसने 100 बता दिया और 100 हाँ, बड़ा है। तो और आपके ख्याल में क्या होना मैक्सिमम चाहिए, पे उल्टा 0। होना चाहिए इसका? जी उल्टा होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, और एग्जैक्टली यही बात है कि अब के लिए हमेशा के लिए याद रख लो, वेन एवर यू आर डीलिंग विद आ हाईएस्ट एंड अ लोएस्ट वैल्यू, देखो सिनेरियो में हमेशा मैक्सिमम मिनिमम लिखा हुआ नहीं आएगा। कभी वो कहेगा लार्जेस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू, कभी वो कहेगा हाईएस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू, कुछ भी ये दो वर्ड्स होंगे, लेकिन हाई और लो का कोई ना कोई सीन बन रहा होगा। याद रखो, मैक्सिमम वैल्यू को या हाईएस्ट वैल्यू को हमेशा सबसे छोटी वैल्यू दी जाएगी, और मिनिमम वैल्यू को हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू दी जाएगी। दिस इज द रूल। ये नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो, लेकिन याद रख लो इस बात को कि यही होगा हर दफा। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसको सबसे कम वैल्यू दी जाएगी, मोस्टली 0, और मिनिमम वैल्यू चाहे अब जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उस डाटा सेट में वो मिनिमम को दी जाएगी। लेकिन क्यों, अभी उस पर बात करते हैं। अब पहले समझो कि हमने वैल्यूज को अलॉट कर दिया और हमने एक काउंटर चलाया फॉर का, लूप चलाया हमने, और 1 to क्लास साइज 1 सेकेंड, यही एग्जांपल हम हर हर एग्जांपल में आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक एरे यूज किया जा रहा है विच इज द स्टूडेंट मार्क। और स्टूडेंट मार्क एक एरे है और उसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी डेफिनेटली, सही है ना।
मिसाल के तौर पे हम बना लेते हैं कि भाई अगर लेट सपोज के जो क्लास साइज है उसकी वैल्यू हमारे पास है 5, सही है। अब स्टूडेंट मार्क जो है दैट इज एन एरे, और एरे है, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं रखी हुई, मिसाल के तौर पे 5 वैल्यू, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये इंडेक्स वैल्यूज हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, और 5 कोई भी वैल्यूज इसके अंदर रखी हुई है। मिसाल के तौर पे कोई भी वैल्यूज है, 35 है, 51 है, 48 है, 73 है, और 64 है, समथिंग समथिंग, ये एक एरे है, ठीक है। अच्छा जाइम, ये वाली बात भी हमने की थी क्लास 1 में कि ये ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी इंडेक्स की लोकेशन लिख सकते हैं, उसके अंदर इनपुट और आउटपुट भी उसका शो करवा सकते हैं, ये बात तो याद है ना आपको? जी सर। ओके। अब देखो, खैर इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अब जैसे ही ये काउंटर चला 1 2 क्लास साइज, इसने सबसे पहले एक कंडीशन लगाई, इसने कहा कि इफ स्टूडेंट मार्क अकॉर्डिंग टू काउंटर, विच इज काउंटर की वैल्यू क्या है अभी 1, तो इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट मार्क के अंदर काउंटर की वैल्यू प्लेस करेगा जो कि 1 है, और ये उस स्टूडेंट मार्क के एरे के, फिर इसका मतलब है फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू की बात हो रही होगी, क्योंकि काउंटर की असल में वैल्यू प्लेस होती है ना ब्रैकेट के अंदर। तो अगर काउंटर इज 1, तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1। तो अब स्टूडेंट मार्क की फर्स्ट लोकेशन जो कि फर्स्ट इंडेक्स है दैट इज 35, तो 35 को कंसीडर किया जा रहा है इस कंडीशन के अंदर। नाउ द कंडीशन इज व्हाट, उसको देख लेते हैं। इफ स्टूडेंट मार्क अकॉर्डिंग टू काउंटर विच इज एक्चुअली 35 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम मार्क। अब पहले ये बताओ कि क्या ये वाली कंडीशन इधर इट्स ट्रू और फॉल्स, ये बताओ पहले, क्या है ये? हाँ भाई, बेटा बाकी लोग भी कुछ बोलें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को भी ये चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, कोई और भी जवाब दे इसका। फॉल्स। फॉल्स है? अच्छा, जी सर। आयशा फॉल्स क्यों है? स्टूडेंट मार्क काउंटर की पहली वैल्यू 35 है, और मैक्सिमम मार्क जो है वो है 0, तो क्या 35 0 से ग्रेटर नहीं है? लेकिन हम उसको इंडेक्स 1 को नहीं कंपेयर करेंगे 35 को, हाँ, लाइक उसी 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 51 से। उसी को कर रहे हैं। नहीं नहीं, 51 से कहाँ से? देखिए ना, मैक्सिमम मार्क से कर रहे हैं ना कंपेयर, मैक्सिमम मार्क से। मैक्सिमम मार्क की वैल्यू क्या है, 0। तो 35 ओके ओके। को मैक्सिमम मार्क से कंपेयर करोगे तो कंडीशन इज ट्रू। देखो कंडीशन ट्रू जी। है क्या नहीं? कंडीशन इज ट्रू ना। तो अच्छा, अगर कंडीशन ट्रू है तो अब जैसे ही कोई चीज ट्रू होती है तो फिर वो उसके देन वाले पार्ट पे चला जाता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। तो अब एग्जीक्यूशन में एक प्रोसेस चल रहा है जो ये कर रहा है कि मैक्सिमम मार्क को एक नई वैल्यू अलॉट करो जो कि स्टूडेंट मार्क अकॉर्डिंग टू काउंटर है। और अगेन स्टूडेंट मार्क अकॉर्डिंग टू काउंटर अगर है ये, तो काउंटर की वैल्यू क्या है इस वक्त पहले इंडेक्स की, 35। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम मार्क को अब जो वैल्यू अलॉट की जाएगी नई, दैट विल बी क्या, 35। यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी, और इसके कंडीशन ट्रू होने से ये होगा कि मैक्सिमम मार्क को जो वैल्यू अलॉट की जाएगी दैट विल बी द सेम विच इज इन द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द स्टूडेंट मार्क एरे। बेटा ये बात समझ में आई है या नहीं है, बताओ। जी सर। ओके। उसके बाद इसको हमने अनडिफ कर दिया, एक और कंडीशन खोली हमने, ये वाली, इफ स्टूडेंट मार्क। सर ये एक बार जरा दोबारा बता दो। देखो दूसरी वाली समझ लो, पहली वाली उसी में ही समझ में आ जाएगी। अभी उसको गो थ्रू करते हैं ना, है तो फिर बताना। देखो, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर तो स्टूडेंट मार्क अकॉर्डिंग टू काउंटर, अभी याद रखो कि काउंटर क्या चल रहा है, 1। तो अभी काउंटर की वैल्यू क्या काउंट हो रही है, 1। काउंटर की वैल्यू 1 जब स्टूडेंट मार्क के अंदर प्लेस होगी तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट इंडेक्स को ही ले रहा है अभी भी। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखी हुई है बेटा, 35। अब कंडीशन चेक करो कि इफ स्टूडेंट मार्क अकॉर्डिंग टू काउंटर इज लेस देन मिनिमम मार्क, क्या ये वाली कंडीशन
ट्रू है या फॉल्स है, ये बताओ। ट्रू बोलो। है सर। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 35 इज लेसर देन 100, डेफिनेटली, है ना। तो अब क्या करो, देन वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करो और मिनिमम मार्क को एक नई वैल्यू अलॉट कर दो, जो कि अभी क्या है, स्टूडेंट मार्क अकॉर्डिंग टू काउंटर में रखी हुई है, विच इज 35। तो अब मिनिमम मार्क को 100 नहीं रहेगी, बल्कि बन जाएगी 35। नाउ एक और चीज एज अ ट्रिक याद करनी है, या कोई भी एज अ रूल याद करनी है, वो ये कर लो कि देखो, जब भी तुम मैक्सिमम मिनिमम एवरेज की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होगे, या कोई भी हाईएस्ट लोएस्ट कर रहे होगे, तो जब फॉर के लूप की पहली आइटरेशन चलेगी, तो याद रखो कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को उस एरे की पहली लोकेशन जो है उनकी वैल्यू अलॉट होगी हर हाल में, हर हाल में। जैसे कि इस एरे की पहली वैल्यू जो थी पहले इंडेक्स की, वो क्या थी बेटा, 35। तो याद रखो कि फॉर के लूप की पहली आइटरेशन कंप्लीट हुई है और मैक्सिमम मिनिमम दोनों को ही 35 अलॉट हो गया है। एज अ रूल याद रख लो कि ये होगा, अगर ये ना हो रहा हो ना, तो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, कि क्यों नहीं हो रहा। बहरहाल ये जो मैं आपको वैल्यूज पुट करके बता रहा होता हूँ, ये तो एग्जाम में अटेम्प्ट करने का पार्ट नहीं है, यू जस्ट हैव टू राइट द कोड यार। तो अगर मिसाल के तौर पे कभी बहुत ही टाइम बच गया एग्जाम में कि आप कोड को थोड़ा सा रीगो कर रहे हैं कि यार ये कर क्या रहा है, तो उसमें आप जज कर सकते हैं, वरना तो आपने कोड ही लिखना है खाली। ये तो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन इन सूडो कोड, राइट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एंड इफ हो गया, नेक्स्ट काउंटर हुआ। नेक्स्ट काउंटर क्या करेगा, अब काउंटर की वैल्यू कर देगा बेटा क्या, 2। सही है। अब सेकंड काउंटर चल रहा है, उसके बाद अब ये जज करेगा कि इफ स्टूडेंट मार्क, ठीक, इफ स्टूडेंट मार्क अकॉर्डिंग टू काउंटर, नाउ द काउंटर इज 2, तो इसका मतलब है कि इंडेक्स लोकेशन जो है वो सेकंड वाली काउंट हो रही है, विच इज 51, राइट। क्या वो ग्रेटर है मैक्सिमम मार्क के। अब मुझे बताओ बेटा कि क्या 51 ग्रेटर है मैक्सिमम मार्क के जो करंट वैल्यू है, उससे जज करके बताओ। बताओ भाई। यस सर। ठीक है, तो अगर वो ग्रेटर देन है और ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब ये होगा, वो देन वाले पार्ट पे जाएगा और देन वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और मैक्सिमम मार्क को एक नई वैल्यू अलॉट करेगा, जो कि स्टूडेंट मार्क अकॉर्डिंग टू काउंटर होगी, विच इज नाउ काउंटर नंबर 2 एंड द वैल्यू इज 51। तो अब मैक्सिमम मार्क के पास 35 के बजाय जो वैल्यू आ गई है, दैट इज 51। उसके बाद सेकंड कंडीशन में जाएगा और चेक करेगा कि क्या स्टूडेंट मार्क अकॉर्डिंग टू काउंटर विच इज 51, क्या वो लेस देन है मिनिमम मार्क के। अब मिनिमम मार्क की करंट वैल्यू को जज करो और बताओ कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। हाँ भाई। नहीं है, फॉल्स है। नहीं है, फॉल्स है। इसका मतलब है कि अब देयर इज नो एल्स पार्ट इन द कंडीशन, सो अब ये कंडीशन स्किप हो गई। 35 इज रिमेन, विल रिमेन इंटैक्ट फॉर द मिनिमम मार्क अभी तक, इसको हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट काउंटर करेगा, अब ये पहुंचेगा काउंटर नंबर 3 के ऊपर और थर्ड वैल्यू को ये ले रहा होगा, विच इज 48। और अगर आप 48 को देखें, तो 48 जो है वो दोनों ही कंडीशंस में फॉल्स हो रहा है, क्योंकि 48 जब हम प्लेस करेंगे तो ना तो वो ग्रेटर देन मैक्सिमम मार्क आएगा और ना वो लेसर देन मिनिमम मार्क आएगा, क्योंकि 51 इज द मैक्सिमम मार्क, तो 48 उससे ग्रेटर भी नहीं है, और 35 इज द मिनिमम मार्क, तो 48 उससे लेस देन भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये चला जाएगा 73 के ऊपर, यानी जो फोर्थ आइटरेशन होगी हमारी, जो काउंटर की वैल्यू जब 4 हो जाएगी, तो ये 73 को लेगा। पहली कंडीशन 73 की हिसाब से जो है वो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 51 इज द मैक्सिमम मार्क राइट नाउ, लेकिन 73 विल बी द ग्रेटर नंबर। तो मैक्सिमम मार्क को हमने जो वैल्यू अलॉट करनी होगी, दैट इज 73। लेकिन जो सेकंड कंडीशन होगी वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 73 इज नॉट लेसर देन 35। और उसके बाद आखिरी आइटरेशन आएगी, दैट विल बी द काउंटर वैल्यू 4, और 4 का मतलब है कि वो 64 को जज कर रहा होगा, जो कि इंडेक्स वैल्यू उसकी क्या है, सॉरी 5 होगी काउंटर की वैल्यू, और वो फिफ्थ इंडेक्स को जज कर रहा होगा, दैट इज 64।
अच्छा, अब 64 ना तो ग्रेटर देन 73 है, ना तो लेसर देन 35 है। तो अगेन दोनों कंडीशंस कलेक्टिवली 64 के लिए क्या हो जाएंगी? फॉल्स। सही है। अब ये समझो कि मुझे ये बताओ कि अभी मैक्सिमम मार्क की वैल्यू हमारे पास 73 स्टोर हुई भी है और मिनिमम मार्क की वैल्यू हमारे पास 35 स्टोर हुई भी है। क्या ये दोनों वैल्यूज दोनों वेरिएबल्स की सही हैं या नहीं है? इस एरे में से देख के बताओ, क्या जो हाईएस्ट वैल्यू है वो सही लिखी है और लोएस्ट वैल्यू सही है या नहीं है? हाँ भाई, सही है सर। सही है। तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट था वो हमने पूरी तरह से सही अटेम्प्ट कर लिया है। अब सवाल ये है कि भाई जो हमने इनिशियली बात की थी ना, बिल्कुल इनिशियल बात, वो आपका सवाल ये था कि सर मिनिमम को 0 होना चाहिए था और मैक्सिमम को 100 होना चाहिए था, तो वो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? अब उस जवाब को ले लेते हैं। उसका जवाब बेटा सिंपल सा ये है, मिसाल के तौर पे कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैंने मैक्सिमम मार्क को मैं वैल्यू दे दूं 100 और मिनिमम मार्क को दे दूं 0, मुझे बताओ कि क्या इस एरे के अंदर कोई भी वैल्यू, इस एरे के अंदर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन मैक्सिमम मार्क हो पाएगी? बताओ, चाहे कितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, क्या वो हाईएस्ट वैल्यू से बड़ी हो सकती है? नो। नहीं हो सकती। और कोई कितनी ही छोटी वैल्यू क्यों ना हो, क्या वो 0 से कम हो सकती है? मतलब इस एरे के अंदर नहीं है ना, है ही नहीं। तो इससे पता ये चला कि देखो, जब आप मैक्सिमम को 0 यानी लोएस्ट वैल्यू पकड़ाते हो और मिनिमम को हाईएस्ट, तो हर वैल्यू जब आप मैक्सिमम से जज करोगे तो वो लाजमी तौर पे पहली आइटरेशन में क्या होगी? उससे बड़ी होगी, तो पहली वैल्यू उसको मिल जाएगी। और हर वैल्यू मिनिमम मार्क से लो होगी तो फौरन से उसको भी मिल जाएगी। इसी वजह से पहली आइटरेशन के अंदर एरे के फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम मिनिमम दोनों को मिलेगी, और फिर अगले डाटा सेट से हम लोग आराम से जो है वो कंपेयर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर वो मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी कि क्या वो उनसे ग्रेटर हैं, क्या वो उनसे लेस हैं। तो फिर ये सीन चलता रहेगा अप टिल के आप मैक्सिमम मिनिमम दोनों को कैलकुलेट ना कर लो। सही है ये बात? ओके। इसके बाद जब ये फॉर का लूप हमने खत्म किया, यानी अब ये 1 to क्लास साइज तक सारी आइट्रेशन पूरी हो गई, तो उसके बाद जब पूरा हो जाएगा तो ये लूप क्या हो जाएगा बेटा? ये टर्मिनेट हो जाएगा, राइट? तो व्हेन द लूप गेट्स टर्मिनेटेड तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा? अब आएगा, अच्छा ये वाला एक और सीन इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो। एक तरीका तो वो था ना कि आपने मैक्सिमम को एक वैल्यू दी 0 और मिनिमम को एक वैल्यू दी 100, मिसाल के तौर पे। सही है। मैंने आपसे ये कहा था कि जो एरे है ना, तो हर हाल में उसके पहले इंडेक्स की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम दोनों को मिलती है, दोनों को मिलती है। तो इन्होंने दूसरे तरीके में हमें ये समझाया कि भाई अगर एरे के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू दोनों को मिलनी है तो तुम एक काम करो कि पहले ही इनिशियलाइजेशन के अंदर एरे के फर्स्ट लोकेशन की दोनों ही वैल्यूज को दोनों को दे दो, मैक्सिमम को भी मिनिमम को भी। इससे ये होगा कि तुम्हारी जो एक आइट्रेशन चलेगी ना फालतू, वो बच जाएगी, वो बच जाएगी। ठीक है? क्या ये वाली बात समझ में आई है आपको? हाँ भाई जायम, समझ आई ये वाली बात कि जी सर, हमने, क्लियर है। हाँ तो हमने पहले इंडेक्स की वैल्यू को दोनों को पहले ही दे दिया कि हाँ भाई वो तो आनी ही आनी है। ठीक है, पहली आइट्रेशन होगी वो जाया हो जाएगी इस तरह, तो हमने इनिशियलाइज ही उस वैल्यू से करा दिया। लेकिन उसके लिए बस करेंगे ये कि जो फॉर का लूप शुरू करेंगे ना, वो 1 के बजाय 2 से करेंगे। और उसकी वजह ये होगी कि अगर हम 1 से दोबारा करेंगे तो अगेन वो यही वाली वैल्यूज उठा के दोनों को पकड़ा देगा, क्योंकि उसके अंदर तो पहले इंडेक्स होगा काउंट। तो अब हम सेकंड इंडेक्स से शुरू करेंगे अपने फॉर का काउंटर इस वाले मेथड। मतलब मेथड दोनों सेम है, बस थोड़ा सा एक टेक्निकलिटी का फर्क है कि इसमें हमने एरे की फर्स्ट लोकेशन को अलॉट कर दिया है और उसके अंदर हम लोगों ने 0 और 100 से इनिशियलाइज करवाया था। तो जब 0 और 100 से करोगे तो फॉर का काउंटर 1 से स्टार्ट होगा, जब इस तरह करोगे तो फॉर का काउंटर 2 से स्टार्ट करोगे। बाकी सारी चीजें सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं है। अब समझो कि जब ये वाला पार्ट हमने कर लिया ना बेटा,
अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। और एवरेज, क्योंकि हमने इस टॉपिक में ये था कि एवरेज कैलकुलेट होना था, तो एवरेज के लिए लाजमी तौर पे हमें एक टोटल की वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल यू हैव, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज यू हैव टू फाइंड द टोटल, राइट। टोटल के बगैर एवरेज नहीं निकल सकता, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी। तो अब आपने क्या करना होगा, जो टोटलिंग मेथड ऊपर पढ़ के आए हो वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा कि भाई टोटल को इनिशियलाइज कराओ विद अ वैल्यू ऑफ, जीरो। टोटल को इनिशियलाइज कराया विद अ वैल्यू ऑफ जीरो। और फिर हमने क्या किया, फॉर के लूप को चलाया वन टू क्लास साइज, एक बार फिर से वन टू क्लास साइज चला दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब ये इस लूप को चलाएगा तो ये हर आइटरेशन में एक काम कर रहा होगा। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस स्टूडेंट मार्क अकॉर्डिंग टू काउंटर। अब वापस अगर उस एरे को मैं जल्दी से आपके सामने बना के दिखा दूं, ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट मार्क एरे है और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं, सही है, 1 2 3 4 5। और कोई भी वैल्यूज रख दो मिसाल के तौर पे, सही है। अब ये वन टू क्लास साइज जो है, समझ लो कि ये सेम होगा इसके इंडेक्स वैल्यूज से, यानी जितनी इंडेक्स वैल्यूज होंगी वही फॉर के लूप की रेंज भी होगी। जाहिर है अगर फॉर के लूप की रेंज ज्यादा है और इंडेक्स वैल्यूज कम है, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो याद रखो कि इंडेक्स वैल्यूज और फॉर के लूप की जो भी रेंज है वो सेम होनी चाहिए, वो होगी सेम, मतलब ये एक प्रीडोमिनेंटली बात जहन में रखना। अब ये हर आइटरेशन में क्या करेगा, टोटल को एक नई वैल्यू अलॉट करेगा जो कि क्या होगी, टोटल प्लस स्टूडेंट मार्क अकॉर्डिंग टू काउंटर। अब काउंटर की पहली वैल्यू का मतलब है कि काउंटर की फर्स्ट वैल्यू उठाएगा जो कि होगी 85, और उसको टोटल की इनिशियल वैल्यू के साथ ऐड अप कर देगा, यानी इस वक्त बात हो रही है 85 की। तो 0 + 85 टोटल को मिल जाएगा 85। टोटल की अब वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 के बजाय 85। उसके बाद नेक्स्ट काउंटर होगा, फॉर का लूप चलेगा, फिर से टोटलिंग करेगा। अब काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 2 पे 55 है, उसको जज करेगा। अब टोटल की वैल्यू क्या थी, 85 हो गई थी, 85 + 55। अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या बन जाएगा, 140 बन रहा है, तो टोटल की वैल्यू बन जाएगी 140। नाउ द टोटल विल बी हैविंग 140 एज द वैल्यू। फिर काउंटर चलेगा, ये हो जाएगा 3। अब ये 47 को जज कर रहा है, तो फिर अब टोटल की जो वैल्यू है 140 उसको प्लस कर देगा 47 के साथ। और इस तरीके से ही अपनी पूरी रेंज को पूरा करेगा। और हर लाइन में, हर आइटरेशन में टोटल को एक नई वैल्यू मिलती रहेगी जब तक कि इंडेक्स की सारी, एरे की सारी इंडेक्स की वैल्यूज को कंप्लीट टोटल ना हो जाए। जब ये क्लास साइज तक पूरा हो जाएगा और फॉर का लूप हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जब सारी आइटरेशन पूरी हो गई तो फॉर का लूप टर्मिनेट हो गया। तो जब हमारे पास एक टोटल की फाइनल वैल्यू आएगी तो फिर हम एवरेज को कैलकुलेट करेंगे। और एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक एवरेज नाम का वेरिएबल लिया, उसको इक्वल किया टोटल अपॉन क्लास साइज। दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि हम एवरेज के लिए यूज करते हैं, वही यहाँ पे भी यूज करना है कि एवरेज इज इक्वल टू टोटल अपॉन क्लास साइज। तो हमें एवरेज की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज। उसके बाद अगर तुम्हें एवरेज की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करानी है तो तुम बस एक आउटपुट का फंक्शन ले लो और यहाँ पे लिख दो द एवरेज इज, और आगे इसको एवरेज की वैल्यू को कॉल कर दो सेपरेटर लगा। बेटा दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो जस्ट आस्क, अदरवाइज हमारी क्लास खत्म होने में 2 मिनट बाकी रह गए हैं। और अभी कोशिश करेंगे कि हम लोग डेली ना एक क्लास करें, डेली एक क्लास हो जाए। और अगर किसी दिन 2 क्लास की प्रोबेबिलिटी होगी तो मैं बता दूंगा आपको पहले से। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अभी यूट्यूब पे मिल जाएगा थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह, आज दोनों ही अपलोड कर दूंगा। और ठीक है, तो अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना मेरी तरफ से क्लास अब एंड हो गई है, आप लोग लीव करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस तो जस्ट लीव द क्लास। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, और कल की क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके। अल्लाह हाफिज।